अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद तैयब। आज हमने चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करना है। तो इसमें बेसिकली हमने सेल को पढ़ना है और सेल जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और उसके अलावा ये चैप्टर एंटी टेस्ट में भी आता है और जो बोर्ड के पेपर का मेजर पोर्शंस है वो भी इसी चैप्टर से उठाया जाता है। तो सबसे पहले हमने जब मैटर को स्टडी करना शुरू किया तो हमने मैटर को क्या किया था, सिंपलेस्ट यूनिट में डिवाइड किया था। सिंपलेस्ट यूनिट में डिवाइड करने के बाद हमने कहा था कि अगर मैटर को तोड़ा जाए तो हम उसको तोड़ते हैं और एक ऐसे यूनिट पे पहुंच जाते हैं जो कि मजीद हमसे टूटता नहीं है। हमने उस स्मॉलेस्ट यूनिट को कहा था, हमने उस स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहा था, एटम। तो अब ये वाली जो हमने काम किया था, हमने ये काम किस लिए किया, ताकि हम किसी भी चीज को स्टडी कर सके, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकें। तो इनको जब हमने तोड़ा तो हमने इन चीजों को डिफरेंट स्केल पे तोड़ा था ताकि हम इनको डिफरेंट ऑर्डर्स के हाथ से डिवाइड कर सके। तो जब हमने मैटर को तोड़ा तो हमें सबसे जो छोटा यूनिट मिला था वो था एटम। क्या था? एटम। और ये क्या था? स्मॉलेस्ट पार्टिकल था जो अनब्रेकेबल था। फिर हमने कहा ये एटम मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस अपनी रख सकते हैं। फिर हमने कहा ये मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स मीन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे और उसके बाद क्या बनेगा, हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल। फिर हमने कहा ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं और हमारे पास बनाते हैं ऑर्गेनेल्स। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेल्स मीन के लिटिल ऑर्गन्स। उसके बाद हमने कहा कि ये ऑर्गेनेल्स कंबाइन होती हैं और हमारे पास क्या बनाती हैं? सेल। क्या बनाती हैं? सेल। तो ये वाला कोई भी मैटर हमने उसको डिकम्पोज किया, सिंपलेस्ट यूनिट पे पहुंचे, उसके बाद वो सिंपलेस्ट यूनिट क्या, उसको कंबाइन किया, हमारे पास मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल को कंबाइन किया, हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल बने, हमने मैक्रो मॉलिक्यूल को कंबाइन किया तो हमारे पास ऑर्गेनेल्स बनी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाले सारे यूनिट क्या है? नॉन लिविंग। ये क्या है? ये सारे यूनिट क्या है हमारे पास? नॉन लिविंग। तो मीन के ये जानदार नहीं होते। और जो सेल है ये वह ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जो हमारे पास क्या होता है? लिविंग होता है, जो है इसमें लिविंग है। इसके बाद सेल्स मिलेंगे, मल्टी सेलुलर बॉडी बनेगी, मल्टी सेलुलर से आगे क्या बनेगा हमारे पास? ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से क्या बनेगा हमारे पास? ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल। ये सारे क्या है? ये सारे लिविंग होंगे। तो मीन के जो लिविंग मैटर है वो हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है? वो स्टार्ट हो रहा है सेल से। कहां से? ये क्या है? लिविंग मैटर है हमारा सेल। और ये बाकी ऑर्गेनेल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल और एटम हमारे पास क्या है? नॉन लिविंग मैटर। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा नॉन लिविंग मैटर है? क्या ऑर्गेनेल्स लिविंग है? तो ऑर्गेनेल्स नॉन लिविंग है क्योंकि ये सरवाइव नहीं करती। अगर हम सेल से ऑर्गेनेल्स को निकाल दें तो वो बाहर इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं करेगी, वो डाई हो जाएंगी। इस वजह से ये नॉन लिविंग है। अब हम मूव ऑन करते हैं सेल पे। तो सेल को डिफाइन करने के लिए मीन के सेल की डिस्कवरी किस तरह हुई, ये सेल हमारे पास फर्स्ट टाइम कब डिस्कवर हुआ और किन चीज वजूहात की वजह से ये डिस्कवर हुआ, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है सेल थ्योरी। ठीक है, इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। आप सेल थ्योरी में क्या हम डिस्कस करेंगे? इसकी डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे। हम इस कौन कौन से साइंटिस्ट ने कौन कौन सा रोल परफॉर्म किया, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस सेल थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे और वो पॉइंट क्या अहमियत रखते हैं, उन पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सेल थ्योरी,
अब थ्योरी कब बनती है, हमने ये भी कहा ऑब्जर्वेशंस आती हैं, ऑब्जर्वेशंस के बाद क्या होती हैं, हम क्या करते हैं हाइपोथेसिस देते हैं, हाइपोथेसिस के बाद डिडक्शन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमारे पास क्या उसके बाद एक कंक्लूजन आता है, उस कंक्लूजन को हम बेस क्या कर देते हैं, थ्योरी कर देते हैं। तो अब सबसे पहले हमने डिस्कस करना है डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल सबसे पहले इसका आइडिया किसने दिया, तो हम इसमें सेल थ्योरी में देखते हैं अरिस्टोटल को। एक साइंटिस्ट था अरिस्टोटल। अब ये साइंटिस्ट कब पाया, कब था, कौन से इरा में पाया गया हमारे पास, तो ये बहुत ही ज्यादा पुराना साइंटिस्ट है। मीन के ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 348 साल पहले था। मीन के 348 ईयर्स बिफोर द क्राइस्ट, ठीक है, क्राइस्ट के आने से पहले ये पैदा हुआ था। और इसने एक हमारे पास पॉइंट दिया, उसने क्या कहा, उसने कहा कि प्लांट और एनिमल्स, ठीक है, प्लांट और ठीक एनिमल्स, ये क्या है, somehow related to each other, क्या है, एक दूसरे के साथ मुशाबहत रखते हैं किसी ना किसी तरह, ठीक है, इनका कोई ना कोई आपस में रिलेशन है। इस साइंटिस्ट ने कहा कि प्लांट और एनिमल्स का। तो फिर इतनी देर पहले ये क्वेश्चन इस साइंटिस्ट ने राइज किया, ये फिलोसोफर भी था, ये नेचुरलिस्ट भी था, ये मैथमेटिशियन भी था, और ये क्या था, हमारे पास इसने बहुत सारी थ्योरीज दी। तो सबसे पहले इसने कहा कि प्लांट और एनिमल किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से मुशाबहत रखते हैं, मीन के एक दूसरे के रिलेटेड हैं। तो उसके बाद ये सवाल अराइज हुआ, क्या इनका कोई फंडामेंटल यूनिट है, क्या इनका कोई स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट है जो एक दूसरे के लिहाज से एक जैसा है। तो ये सवाल क्वेश्चन अराइज होने शुरू हुए। तो जब ये क्वेश्चन अराइज होने शुरू हुए तो वक्त गुजरता गया। उसके बाद एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक, क्या था उसका नाम, रॉबर्ट हुक। इसने सेल को फर्स्ट टाइम देखा। अब इसने सेल को क्यों फर्स्ट टाइम देखा, इतनी देर बाद इसने पेशगोई की थी जैसे के साथ प्लांट क्या है, रिलेटेड है एक दूसरे के, एनिमल्स और प्लांट। लेकिन इसने इतनी देर बाद प्लांट क्यों डिस्कवर किया है, 1665 में। अब 1665 में इसने सेल को डिस्कवर किया। अब इसने इतनी देर बाद, क्योंकि सेल का साइज बहुत छोटा था और ये क्या है, हमारी आम आंख से नजर नहीं आता था, जबकि हमारे पास एडवांसमेंट हुई, हमारे पास टूल डेवलप हुए, हमारे फिजिशियंस ने क्या किया, टूल डेवलप किए जिसने इंसान की सेंसिबिलिटी को इंक्रीज कर दिया, लिमिट्स ऑफ सेंस को इंक्रीज कर दिया, विजन की सेंस को इंक्रीज कर दिया, स्मेलिंग की सेंस को इंक्रीज कर दिया। तो ये हमारे पास एक माइक्रोस्कोप वो डिस्कवर हुई, वो इन्वेंटेड हुई, वो इजाद हुई। उसने क्या किया, हमारी विजन्स को क्या कर दिया, विजन की सेंस को मोर लिमिट दे दी, मीन के एक्सटेंडेड कर दिया। अब क्या था, हमारी आईज अब छोटी छोटी चीजें माइक्रोस्कोप की मदद से देखना शुरू हो गई। तो ये 15वीं सेंचुरी में हमारे पास 1509 में माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई। उसके बाद ये रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जो कि अपनी फिजिशियन भी था, ये क्या कर सकता था, अपनी माइक्रोस्कोप इसने डेवलप की और इसने किसको ऑब्जर्व किया, एक कॉर्क को ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया, कॉर्क को। अब कॉर्क क्या थी, इसे कहते हैं हमारे पास बार्क, ठीक है। आप क्या करें, प्लांट को देखें और प्लांट के ऊपर क्या होती है, बार्क होती है, खुरदरी सी सरफेस होती है, उसको उतारे तो वो क्या थी हमारे पास, इसने कॉर्क ली। अब कॉर्क लेने के बाद इसने क्या किया, उस कॉर्क को अपनी जो इसने माइक्रोस्कोप डेवलप की थी उसके नीचे रख के ऑब्जर्व किया। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक, कॉर्क में क्या ऑब्जर्व किया, इसने देखा कि ये एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं,
ठीक है, एम्प्टी स्पेसेस है या एम्प्टी कंपार्टमेंट्स है, तो इसने इनको क्या नाम दे दिया, इसने क्या कहा कि इनको नाम दिया, सेल का नाम दे दिया। ये जो एम्प्टी स्पेसेस हैं और या एम्प्टी कंपार्टमेंट्स है, इनको क्या दे दिया नाम, सेल का नाम दे दिया। और इसने कहा कि ये क्या है, एक लेयर से सराउंडेड होती हैं। तो ये पहली कोशिश थी कि जो के सेल को देखने के लिए की गई। अब नेक्स्ट ये हो गया 1665 में ये काम हुआ, लेकिन ये काम यहीं पे स्टॉप हो गया। और उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया, वो नेक्स्ट सेंचुरी में आया, नेक्स्ट सदी में आया, उसका नाम था जीन बैप्टिस्ट डिलेमार्क। ठीक, क्या था उसका नाम, जीन बैप्टिस्ट डिलेमार्क। ये साइंटिस्ट था, इसने 1809 में एक स्टेटमेंट दी। कब, 1809 में। अब ये क्या स्टेटमेंट देता है, ये स्टेटमेंट देता है कि नो बॉडी हैज लाइफ। ठीक, कोई भी जिस्म जिंदगी नहीं रख सकता, नो बॉडी कैन हैव लाइफ इफ, साथ में क्या उसने शर्त लगाई, इफ देयर पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू, देयर पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यू और formed by cellular tissues। मीन के कोई भी ऑर्गेनिज्म उस वक्त तक जिंदगी नहीं रख सकता जब तक उसकी बॉडी क्या है, सेलुलर टिश्यू से मिलकर नहीं बनी। मीन के जिनके पास हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म के पास जिंदगी है, तो वो उनकी बॉडी लाजमी है कि वो किनसे मिलकर बनी होगी, सेल से मिलकर बनी होगी, सेलुलर टिश्यू से मिलकर बनी होगी। तो ये इसने स्टेटमेंट दी थी। अब यहां पे एक पॉइंट मेरा रह गया, वो थी इसने अपनी सेल की डिस्कवरी को जो जिक्र किया था, वो इसने किया था 1665। एक बुक थी, इसका नाम था माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया। अब इस बुक को माइक्रोग्राफिया क्यों कहते हैं, इसने डिस्कवरी का अपना जिक्र किया, कॉर्क को उसने ऑब्जर्व किया, टिनी कंपार्टमेंट्स को कॉर्क में ऑब्जर्व किया, और इसने इस तरह के एक कॉर्क थी, उसमें क्या किया, इसने इस तरह के टिनी कंपार्टमेंट, एम्प्टी स्पेसेस डिस्कवर की। अब ये इसने डिस्कवर की थी लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से। ठीक, लाइट माइक्रोस्कोप की इतनी ही एबिलिटी थी कि ये इसको इतना ही दिखा सके। अब जो इमेज हमारे पास माइक्रोस्कोप से लिया जाए, हम उसको क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफ। क्या कहते हैं, माइक्रोग्राफ। तो ये वाली जो इमेज थी, इसने क्या की थी, माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व की थी, तो ये माइक्रोग्राफ थी। और इसने अपना जो जिक्र किया इस इमेज का, वो किस बुक में किया, माइक्रोग्राफिया में किया। हमने यहाँ तक जीन बैप्टिस्ट डिलेमार्क का भी जिक्र कर लिया कि तब तक जिंदगी पॉसिबल नहीं है किसी भी बॉडी में जब तक क्या है, उस बॉडी की पार्ट्स हैं वो सेलुलर ना हो, वो सेलुलर टिश्यू से मिलकर ना बने हो। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं। एक और साइंटिस्ट था, उसने अपना वर्क, अपनी कंट्रीब्यूशन दी। उसने क्या कंट्रीब्यूशन दी, वो उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। इसकी कैपेसिटी थी कि इसने कहा कि सेलुलर स्पेसेस हैं, लेकिन इसने हायर मैग्निफिकेशन यूज की। रॉबर्ट ब्राउन 18
1831 में ये क्या करता है, ये सेल को ऑब्जर्व करता है, और सेल को ऑब्जर्व हम यहां से क्या करते हैं, सिंगल सेल को ड्रा कर लेते हैं। ये सेल को ऑब्जर्व करता है और सेल में क्या करता है, एक सेंट्रलाइज्ड पार्ट देखता है, और उस पार्ट को क्या कहता है, ये कहता है न्यूक्लियस। ये वाला इसने डेंस पार्ट देखा और इसने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया। अब जब न्यूक्लियस 1831 में डिस्कवर हुआ, इसने रॉबर्ट हुक की थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्टेड कर दिया। रॉबर्ट हुक ने क्या कहा था कि सेल्स एम्प्टी स्पेसेस है, एम्प्टी कंपार्टमेंट है, तो इसने क्या किया, रॉबर्ट हुक की थ्योरी को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जब इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इसने किसकी डिस्कवरी की, न्यूक्लियस की, तो इसने क्या किया, रिजेक्टेड रॉबर्ट हुक थ्योरी। ठीक है, रॉबर्ट हुक की इसने थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। तो ये साइंटिस्ट का दो काम थे, एक तो इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया सेल में, दूसरा इसने क्या किया, रॉबर्ट हुक की क्या कर दी, थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। ये हुआ 1831 में। अब 1831 के बाद मजीद साइंटिस्ट आते हैं। एक साइंटिस्ट था हमारे पास मैथियस शील्डर। क्या था उसका नाम, ये बोटेनिस्ट था, मीन के ये प्लांट को स्टडी करता था, और ये क्या था, एक जर्मन साइंटिस्ट था, श्लीडर। ठीक है, मैथियस श्लीडर 1838 में अपना काम परफॉर्म करता है, और अपना काम परफॉर्म करने के बाद वो क्या करता है, प्लांट को ऑब्जर्व करता है माइक्रोस्कोप के अंडर, और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करने के बाद वो एक मीन के थ्योरी हमारे पास पेश करता है। वो क्या कहता है कि प्लांट की बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, इंडिविजुअल सेल्स से। क्या मिलकर बनी है, ठीक है, बॉडी ऑफ प्लांट composed of individual cells तो ये भी क्या कहता है कि जो प्लांट की बॉडी है, इसने, ये बोटेनिस्ट था, प्लांट को ऑब्जर्व कर रहा था, तो इसने अपना पॉइंट दिया तब 1838 में कि प्लांट की बॉडी क्या है, वो इंडिविजुअल सेल्स से मिलकर बनी है। तो ये वाला इसका पॉइंट अराइज हो गया, इसने अपनी ये थ्योरी में बयान कर दिया। दूसरी तरफ हमारे पास था थियोडोर शील्डर। क्या था, थियोडोर शेवान साइंटिस्ट था। ये भी एक जर्मन साइंटिस्ट था, लेकिन ये क्या था, जोलॉजिस्ट था। ये एनिमल को स्टडी करता था। ये बोटेनिस्ट था, ये जोलॉजिस्ट था। इसने 1839 में एनिमल्स को स्टडी किया, और एनिमल को स्टडी करने के बाद इसने भी यही कहा कि बॉडी ऑफ एनिमल्स, इसने क्या कहा था, बॉडी ऑफ प्लांट कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। इसने क्या कहा, बॉडी ऑफ एनिमल्स कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, मीन के हमारे पास कोई भी एनिमल्स है उसकी बॉडी क्या है, इंडिविजुअल सेल्स से मिलकर बनी हुई है। अब ये सेल्स क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये क्या है, लिविंग है। तो ये दोनों साइंटिस्ट ने अपना ये नजरिया दे दिया। उसके बाद एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था रोडोल्फ विर्चू। क्या था साइंटिस्ट का नाम, रोडोल्फ विर्चू। इसने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल थ्योरी में काम किया। ये आया 1855 में। ये ऑलमोस्ट इस अराउंड अबाउट आया साइंटिस्ट। इसने आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और इसने क्या कहा, हमारे पास जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं।
मीन के हमारे पास एक सेल था, वो क्या बनाएगा, आगे 2 न्यू सेल्स बनाएगा। मीन के ये पेरेंटल सेल से अराइज होते हैं, ये वाला हमारे पास क्या बनाएगा, 2 आगे न्यू सेल्स। कोई भी सेल हमारे पास न्यू सेल बन रहा है तो वो पीछे वाले प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होगा। मीन क्या हमारे पास जो डॉटर सेल्स हैं वो हमेशा पेरेंटल बॉडी से, मीन का पेरेंटल साइज से अराइज होंगे। तो इसकी जो स्टेटमेंट थी, सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूदा सेल में डिवीजन होती है और उससे अराइज करते हैं। अब ये वाली जो थ्योरी थी, इसको सपोर्ट किया हमारे पास एक फेमस साइंटिस्ट था, उसका नाम था लुईस पास्चर। उसका नाम क्या था, लुईस पास्चर। और ये साइंटिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट हमारे जो है हिस्ट्री में, इसने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की। मीन के पेंसिलिन की डिस्कवरी की, उसके बाद और भी इसने डिस्कवरी की। लेकिन इसकी जो सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूशन है, इसने एक हमारे पास थ्योरी को रिजेक्ट किया था जो कि चली आ रही थी। वो थ्योरी क्या थी, वो थ्योरी थी एबायोजेनेसिस की थ्योरी थी। उसमें क्या कहते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे अराइज होते हैं, नॉन लिविंग थिंग से अराइज होते हैं। इसने उसको रिजेक्ट किया। वो किस तरह रिजेक्ट किया, अब उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक, 1862 में इसने ये थ्योरी को रिजेक्ट किया। इसने थ्योरी दी बायोजेनेसिस। पहली थ्योरी क्या थी, ए बायोजेनेसिस, के मेन के लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग से बनते हैं। लेकिन इसने क्या किया, उस थ्योरी को रिजेक्ट किया। इसने कौन सी थ्योरी दी हमारे पास, बायोजेनेसिस। इसने कहा कि लिविंग थिंग्स ही आगे लिविंग थिंग प्रोड्यूस करती हैं। मीन के लिविंग ऑर्गेनिज्म ही आगे क्या करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे। और आगे फर्दर ये चेन इसी तरह चलती रहेगी। लेकिन इसने किस तरह प्रूव किया, इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इसने पास्चराइजेशन का। ठीक, इसने क्या किया था, पास्चराइजेशन प्रोसेस को इसने क्या किया, मिल्क को बॉयल किया। और मिल्क को बॉयल करने के बाद क्या किया, इसने उसमें सारे बैक्टीरिया किल कर दिए। जब बैक्टीरिया किल हो गए तो इसने उस मिल्क को प्रिजर्व कर लिया। इस तरह क्या हुआ, उसकी ड्यूरेशन इंक्रीज होगी। अब वो मिल्क किस वजह से खराब होता था, पहले से एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया की वजह से। तो इसने कहा कि अब ये क्या हुए, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किल हो चुके हैं इस मिल्क में हीट करने की वजह से। और हीट करने की वजह से जब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किल हो जाएंगे तो अब दोबारा नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। तो जब नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा तो ये थ्योरी गलत होगी कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग प्रोड्यूस होती हैं। तो इसने इस थ्योरी को सपोर्ट किया कि सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मीन के लिविंग थिंग्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम लिविंग थिंग्स। तो ये वाला साइंटिस्ट था, इसने इस आइडिया को सपोर्ट किया। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट हमारे पास आता है, अगस्त वेजमन। साइंटिस्ट का नाम क्या है, अगस्त वेजमन। अब ये साइंटिस्ट 1880s में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देता है। अब क्या कहता है कि कहता है ऑल लाइफ हैव अ कॉमन ओरिजिन बिकॉज, ठीक है, ऑल लाइफ, ऑल लिविंग थिंग, ऑल लाइफ मीन, ठीक है, थिंग हैव कॉमन ओरिजिन। इनका क्या है, ओरिजिन कॉमन है। ये एक कॉमन एंसेस्टर से बिलोंग करती हैं। क्यों करती हैं वो रीजन बताएगा। हैव कॉमन ओरिजिन
मुश्तरका ओरिजिन रखती हैं। क्यों रखती हैं? क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर और क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है, नॉट आइडेंटिकल, मीन के सिमिलर है इनकी स्ट्रक्चर। अगर हम इनके सेल को ऑब्जर्व करें तो उनका स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मीन के उनके मैक्रो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड हमारे पास उनको स्टडी करें तो उनकी जो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, सिमिलर है, एक दूसरे से शाबत रखती है। तो इसका मतलब इनका जो ओरिजिन है वो क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म का वो है कॉमन। फॉर एग्जाम्पल आप प्लांट के सेल में अगर प्रोटीन देखें तो वो क्या होगी, हमारे पास वही प्रोटीन बनाने का मेथड किस सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में मिलेगा। तो ये वाला इस वजह से इसने क्या कहा था, इनका अगर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह कॉमन ओरिजिन, मीन के उनका कॉमन ओरिजिन है। तो उनके क्यों उनका कॉमन ओरिजिन है, इस वजह से उनके जो स्ट्रक्चर, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें और उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मीन के प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है। अब उसमें डिस्कस करता है रिस्पायरेशन का प्रोसेस, ठीक है। रिस्पायरेशन का प्रोसेस प्लांट और एनिमल सेल्स में एक ही तरीके से होता है। दूसरा वो डिस्कस करता है हमारे पास मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस, मीन के खुराक को हजम करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म जो सेल करता है तोड़फोड़, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो भी क्या है, एक तरह का है। उसके बाद कुछ सेल ऑर्गेनेल्स, मीन के सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। अब यहां पे वो फिर स्टेटमेंट देता है कि जो हमारे पास सेल्स हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर तकरीबन सिमिलर रखते हैं, एक जैसा रखते हैं, मुशाबत रखते हैं, लेकिन ये वर्सटाइल है, मीन के अपने काम में माहिर हो चुके हैं थोड़ी सी चेंजेस की वजह से, थोड़ी सी डिफरेंसेस की वजह से। जैसे मसल सेल्स वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, आई सेल्स देखते हैं, लेकिन इनमें क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होते हैं, इनमें क्या होती है, गोल्जी अपरेटस भी मौजूद रहते हैं, इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मौजूद होते हैं, लेकिन क्या है, इनका थोड़ा सा फंक्शन वेरिएबल आ गया। तो फिर ये क्या इसने स्टेटमेंट दी कि cells are versatile according to their function। तो सेल क्या है, हमारे पास versatile है, cells are versatile, मीन के सेल की जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है वो सिमिलर है, लेकिन ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वाली ये सेल थ्योरी थी, इसने बेसिक हमारे पास सेल की डिस्कवरी तक डील करने वाले सारे पॉइंट को इसने बताया कि ये वाली साइंटिस्ट की ये कंट्रीब्यूशन थी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल थ्योरी के 3 मेजर पॉइंट क्या थे। सेल थ्योरी क्या चीज थी, उसने क्या बयान करने की कोशिश की थी। तो हम यहां पे हेडिंग दे देते हैं सेल थ्योरी की, ठीक है, सेल थ्योरी, इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मिथियास चिल्ड्रन और थियोडर सचवान ने जो हमारे पास अजम्पशंस दी थी, हम उनको राइट करते हैं। पहली अजम्पशन थी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना है, सेल से। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम जिंदा जानदार, आर मेड अप ऑफ सिंगल और या मोर देन वन सेल। मीन के या तो ये यूनिसेलुलर होंगे या तो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर, ठीक, मोर देन वन सेल। तो इस स्टेटमेंट को क्या कर सकते हैं, हम सिंपल कर सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट थी, इसकी सेकंड स्टेटमेंट थी, उसको डिस्कस करते हैं। इसने क्या कहा था कि सेल आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन के सेल जो हैं वो फंक्शनल और सेल्स
आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट ये मूव ऑन करता है कि ये वाले जो हमारी बॉडी का कोई भी फंक्शन परफॉर्म होगा वो क्या करेंगे, सेल परफॉर्म करेंगे। ये हमारी बॉडी की साफ्ट भी बनाते हैं और ये क्या करते हैं, ये फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट ये कहता था कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो तमाम सेल्स हैं वो किससे अराइज होंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि पेरेंटल सेल से अराइज होंगे, लिविंग सेल से, पेरेंटल लिविंग सेल से अराइज होंगे। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मीन का लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो ये हमारे 3 पॉइंट थे जो सेल थ्योरी में पेश किए गए थे। ये क्या करते हैं, ये सेल को डिस्क्राइब करते हैं और सेल की इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीट नहीं है विदाउट सेल, इस वजह से हम सेल को डिस्कस करते हैं और यही हमारी बॉडी का मेन जो है फंक्शनल यूनिट भी है और स्ट्रक्चर यूनिट भी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।